आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 8। चैप्टर 8 पूरा तरह से कंप्लीट हो गया था। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए थे। अगर इससे पहले वाला आप इसका चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो स्किप कर करके उनको देखने की आदत होती है, यानी कि वीडियो का आगे कर करके देखने की आदत होती है। देखिए वीडियो स्किप करके मत देखिए, आप लोग इसको डिटेल में देखिए तब ना समझ में आएगा। आप आधा वीडियो देखते हैं, ये थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा। तो इसको पूरा देखिए और आज आपको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर याद करवा देंगे और कैसे परीक्षा में अच्छी तरह से लिखा जाता है, कैसे चार्ट कहां पर ये मैप बनाएंगे, कहां पर चार्ट बनाएंगे, चार्ट ऐसे कहां पर बनाएंगे चार्ट, और कैसे कैसे बनाएंगे, और कैसे ये सब पॉइंट में लिखा जाता है कि पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे, ऐसे ये सब चित्र कैसे पूरा बनाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे ताकि एग्जामिनर देखते ही पूरा नंबर दे दे। अगर ये सही तरीका से ढंग से मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा याद है और सही ढंग से ऐसे अगर आप ना लिखें तो क्या होगा, एग्जामिनर देखेगा। देखिए उतना ज्यादा एग्जामिनर के पास समय होता नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, सोच कर लिखते हैं कि ये भी देख लेगा, ये भी, उसके पास कुछ ज्यादा समय नहीं होता है। ऊपर वाला पॉइंट देखता है कि हाँ ये ठीक सब लिखे है ना, तो बस उतना ही। आप अगर अच्छे से लिखे रहेंगे, अच्छा से सब मैप बनाए रहेंगे, अच्छा से सब पॉइंट में, और ये पैराग्राफ में अगर लिखे हुए होंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो वही पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है और जैसे ही ये चैप्टर 8 कंप्लीट होगा इसका हम मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर हम भेजते हैं मॉडल सेट, जिसको सॉल्व करके आपको उसी ग्रुप में भेजना होता है। और हम दोबारा चेक करके बताते हैं कि मॉडल सेट आप सही भेजे हैं, क्या किए हैं, पूरा हम उसमें चेक करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का ये चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत पर ईरानी एवं यूनानी आक्रमणों का कारण एवं स्वरूप का वर्णन करें। यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत पर हकमनी, ईरानी की जगह पर हकमनी या यूनानी आक्रमणों का कारण एवं स्वरूप का वर्णन करें। ईरानी की जगह पर हकमनी भी हो सकता है और यूनानी की जगह पर सिकंदर का आक्रमण हो सकता है या मकदूनिया का भी आक्रमण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यूनानी आक्रमण को सिकंदर का आक्रमण, मकदूनिया का आक्रमण ये सब कहते हैं, और हकमनी आक्रमण को क्या, ये ईरानी आक्रमण को कहते हैं हकमनी वंश का आक्रमण। तो चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, उसके स्वरूप के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखा जाए। तो जो इंट्रोडक्शन देखिए कैसे क्या लिखेंगे, इसमें आपको बताना है कि विदेशी आक्रमण आखिर हुए कैसे, क्यों हुए, कैसे हुए, कारण मतलब क्या था, विदेशी आक्रमण होने के कारण क्या था। तो लिखने से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखिए क्या लिखेंगे। मगध के उत्कर्ष के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दृश्य बिखराव से भरा हुआ था। देखिए 2 बार बिखराव लिख दिया गया, एक बार ही बिखराव होगा, बिखराव से भरा हुआ था। यानी कि जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था उसी समय ये पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि इधर पश्चिम और उत्तर का भारत का जो हिस्सा है ये बिखराव था। इस हिस्से में क्या था, बिखराव था, इस हिस्से में बिखराव था। और इधर वाला तो कोई आक्रमण करेगा नहीं, आक्रमण इधर से नहीं हुए, आप ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र से कौन आक्रमण करेगा, नीचे वाला, नीचे समुद्र है, नीचे मतलब इधर समुद्र है और इधर सब पहाड़ है, फिर यहाँ पर भी ये हिमालय का पहाड़ है, इधर से कौन आक्रमण करेगा। मेन जगह भारत का इधर भी पहाड़ है, तो मेन जगह यहाँ भारत का ये पश्चिमोत्तर भारत मिलता है, इसीलिए यही से आक्रमण हुए, ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे, बिखराव से भरा हुआ था। नंदों के समय, यानी नंद वंश के समय, नंदों के समय लिखने का मतलब नंद वंश का समय, नंद वंश के समय भी एकीकरण नहीं हो पाया, इस क्षेत्र का एकीकरण नहीं हो पाया और ये क्षेत्र कई जनजातीय कबीले तथा जनपदों में बटा हुआ था। ये इतना कॉपी में लिख लेंगे। हाँ, नोट्स अच्छा से बनाते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। नोट्स क्या कीजिए आप लोग, अच्छा से बनाते जाइए ताकि हम जो मॉडल सेट भेजते हैं तो वहां पर अच्छा से आप उसका आंसर लिख पाए और परीक्षा में भी आप अच्छा से आंसर लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतना हो गया इसका इंट्रोडक्शन की, मतलब पश्चिमोत्तर भारत की जो दृश्य था वो बिखराव भरा हुआ था, जनजातीय कबीले और जनपदों में बटा हुआ था और जनपद आपस में संघर्ष करते रहते थे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जनपद आपस में संघर्ष करते रहते थे। उसके बाद लिखेंगे जिसके कारण, यहां सब लिखना शुरू करेंगे, जिसके कारण, आगे लिखिएगा आप लोग, जिसके कारण इस क्षेत्र में आक्रमण करना बहुत आसान था। यानी कि जनजातीय कबीले में बटे हुए थे और जनपदों में बटा हुआ था, जिसके कारण इस क्षेत्र में आक्रमण करना काफी आसान था। इसी कारण इस क्षेत्र में कई आक्रमण हुए, इसी क्षेत्र से भारत पर कई आक्रमण हुए।
क्या लिखेंगे, इसी क्षेत्र से भारत पर कई आक्रमण हुए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण लिखकर, और ऐसा ये चित्र बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा बनाने से क्या होगा, एग्जामिनर डायरेक्ट देख लेगा कि हाँ ये देखिए प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण लिखा है। अब कौन कौन उतना लिखने के बाद आक्रमण हुए, उतना लिखने के बाद प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, हकमानी और यूनानी, इतना बना देंगे, इतना बना लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर भारत पर विदेशी आक्रमण का कारण, सबसे पहले लिखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण का क्या लिखेंगे, कारण लिखकर, और ये वाला जो मैपवा है यहीं पर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। साइड में आप लिख रहे हैं और साइड में कॉपी में क्या कीजिए, ये मैप बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये सब पश्चिम, पूरब, उत्तर, कंबोज, कंधार, ये सब बना लीजिए, पश्चिमोत्तर, दक्षिण, ये सब बना लीजिए, ध्यान रखिएगा। भारत का मैप बनाना सिखाए हैं। यहाँ पर लिखिए भारत पर विदेशी आक्रमण का कारण, क्योंकि कारण भी लिखना है और स्वरूप भी लिखना है। तो सबसे पहले कारण लिखेंगे, आखिर आक्रमण हुए क्यों। तो सबसे पहला पश्चिमोत्तर भारत की बिखराव स्थिति, यानी बिखराव की स्थिति यहाँ पर लिख सकते हैं, बिखरा स्थिति, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत की बिखरा स्थिति, यानी या बिखराव की स्थिति, ये ठीक लग रहा है। पश्चिमोत्तर भारत पर बिखराव की स्थिति, यानी पश्चिमोत्तर भारत में बिखराव की स्थिति। अब क्या लिखेंगे, पश्चिमोत्तर भारत का एकीकरण नहीं हो पाया था। यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमोत्तर भारत का एकीकरण नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये क्षेत्र कई जनजातीय कबीलों और दो शक्तिशाली महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें प्रमुख था कंबोज और कंधार। जिसमें प्रमुख कौन कौन था, कंबोज और कंधार, इतना लिख लेंगे। जिसमें प्रमुख था कंबोज और कंधार, ये दोनों शक्तिशाली महाजनपद थे। यहाँ पे यार लिखेंगे, इस क्षेत्र में ये दोनों शक्तिशाली महाजनपद थे, इसके कारण इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये आपस में ही इनका आपसी संघर्ष चलता रहता था, जिसके कारण इसको सुरक्षित नहीं माना जा सकता था और इनका आपसी संघर्ष चलता रहता था। ये दोनों हमेशा आपसी संघर्ष में ही उलझे रहते थे, जिसके कारण बाहरी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता था, और इन लोगों को आपसी संघर्ष के कारण इनकी शक्तियों में कमी आने लगी थी। पश्चिमोत्तर भारत से भारत पर आक्रमण करना काफी आसान हो गया था। अब ये आपको समझाए भी, अब इसको इतना बोल दिया, उतना लिखकर अब देखिए समझिए थोड़ा सा। ये समझाए भी है कि आपस में लड़ते रहते थे कंबोज और कंधार वाले, ये आपस में लड़ते रहेंगे, खूब लड़ेंगे आपस में। दोनों में से कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, फिर भी लड़ेगा, मतलब दोनों बराबरी क्या है, कोई जीतेगा नहीं है। दोनों में से कोई जीता नहीं था कि ये इस पर कब्जा करके पूरा क्षेत्र का अपना कर, नहीं, कोई नहीं जीता था, दोनों बराबरी लेवल के थे। तो उसके बाद आप अब लिखेंगे पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति में लिख लिया ना। अब लिखेंगे आर्थिक महत्व, क्या लिखेंगे, आर्थिक महत्व में अब भारत पर आक्रमण क्यों हुए, इसका आर्थिक महत्व भी था। आर्थिक महत्व क्या था, भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था। उस समय भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था, जिसके कारण पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी। खासकर ये कंधार की राजधानी तक्षशिला इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। जहां से अलग अलग तरह के व्यापार हुआ करते थे, जैसे शिल्प, अब जैसे लिखकर उसके बाद लिख सकते हैं शिल्प, कपड़ा आदि का व्यापार होता था, और बहुत सारे बर्तन का भी लिख सकते हैं, मृदभांड का भी व्यापार होता था, बहुत सारी चीजों का व्यापार होता था, सोना चांदी सब का, बहुत सारे वस्तुओं का यहाँ से व्यापार होता था, जिसके कारण अलग अलग राजाओं की या पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई थी, और सभी भारत पर कब्जा करना चाहते थे, सभी भारत पर अपना शासन जमाना चाहते थे। और भारत की जंगलों की खास विशेषता ये थी कि यहाँ पर लकड़ी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और जिसके कारण ये लकड़ियां बहुत कीमती होती थी, जिसके कारण विदेशों में भारत के काफी चर्चे थे, और इनकी लकड़ियां काफी अच्छे दामों पर बिक जाती थी, जिसके कारण यहाँ के व्यापारियों को मुनाफा देखकर बाहरी आक्रमणकारी भी भारत में आना चाहते थे।
बाहरी आक्रमणकारी भी भारत में आना चाहते थे और भारत की आर्थिक स्थिति उस समय काफी उन्नत थी। इतना लिख लिए भारत की, ये सब आपको पैराग्राफ में लिखना है, सब इसमें लिखना है आर्थिक महत्व में। हो गया अब सामरिक कारण। चलिए सामरिक कारण में लिखते हैं। सामरिक कारण क्या था? सामरिक कारण ये था कि ये भारत का जो क्षेत्र था, ये हिंदू कुश पर्वत भारत के क्षेत्र में। अब एक और मैप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, हम यहीं पर समझा देते हैं। एक और मैप बनाना चाहते बना सकते हैं। ये वाला हिंदू कुश वाला पर्वत हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश भारत में जिसका शासन होता था वो सबसे अधिक व्यापार मध्य एशिया वाला क्षेत्र से करता था, क्योंकि भारत में आने का जो रास्ता था अधिकतर रास्ते हिंदू कुश पर्वत होकर जाता था, हिंदू कुश पर्वत के दर्रों से होकर जाता था। और भारत से व्यापार करने वाले व्यापारियों को काफी मुनाफा होता था जो मध्य एशिया में व्यापार करते थे। यानी कि अगर मध्य एशिया में व्यापार करना है तो भारत पर शासन जमाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। भारत पर शासन जमाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था, जिसके कारण बाहरी आक्रमणकारियों की नजर भारत पर पड़ गई। भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों की नजर पड़ गई। इतना हो गया। अब उसके बाद सामरिक कारण में हो गया ना। और सामरिक कारण में आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा जंगल फैले हुए थे, जंगलों से अच्छी अच्छी लकड़ियां निकाल कर रथ बनाए जाने लगे थे। ये सब आप लिख सकते हैं, रथ बनाए जाने लगे थे। और बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार, भारत में बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार बनाए जाने लगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखेंगे प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण। क्या लिखेंगे? प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण। ये लिखकर अंडरलाइन दे देंगे। प्राचीन भारत पर पहला आक्रमण हकमनी वंश द्वारा किया गया। हकमनी वंश का शासक डेरियस प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व में किया गया। क्या लिखेंगे? 516 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा 516 ईसा पूर्व में किया गया। ये वंश मुख्य रूप से ईरान से संबंधित था। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से ईरान में हुई थी और इस वंश का संस्थापक साइरस प्रथम था। वो भी भारत पर आक्रमण करना चाहता था और भारत पर शासन करना चाहता था, लेकिन वो आपसी विवादों में उलझ कर रह गया, जिसके कारण ये भारत में उसकी एंट्री, यानी कि भारत में विजय अभियान या भारत में आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन उसी वंश का राजा डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने में सफल हो गया और वह कंधार वाले क्षेत्र को, यहाँ पर कंधार या कम्बोज, यहाँ पर कम्बोज लिख सकते, कंधार या कम्बोज वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ पर शासन स्थापित कर पाया। लेकिन ये शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र ने जब सत्ता संभाला तो ये शासन वाला क्षेत्र भी उसके हाथ से निकल गया और ये लोग काफी कमजोर हो गए। हकमनी वंश काफी कमजोर हो गया और वापस ये लोग ईरान चले गए। यहाँ पर आप जब लिखेंगे ना ये सब के बारे में तो यहाँ पर भारत का मैप बना सकते हैं। कई जगह पर भारत का मैप बनाने की जरूरत है। देखिए भारत का सही से मैप बन नहीं पाया। 1 मिनट आप अच्छा से बना लीजिएगा और यहाँ पर दर्शा दीजिएगा ईरान लिख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या लिखिएगा? ईरान और हकमनी वंश। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हकमनी वंश। चलिए जितना मैप बन सकता है ना, जहां जहां मैप बन सकता है बना देना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिख लेंगे यूनानी। या यहाँ पर प्रभाव लिख सकते हैं हकमनी वंश का भारत पर प्रभाव। हम हकमनी वंश के आक्रमण का भारत पर प्रभाव, हकमनी वंश का आक्रमण का भारत पर प्रभाव 1 नंबर में डालेंगे कि समुद्री रास्तों का खोज हो गया। 2 नंबर में डालेंगे कि लिपि का पहचान हो गया। यहाँ पर हकमनी वंश के आक्रमण का भारत पर प्रभाव तो पड़ा हुआ है ना, तो प्रभाव ये पहला समुद्री मार्गों का खोज हो गया, यानी नया नया समुद्री मार्गों के यहाँ से खोज हुआ और यहाँ लिपि का पहचान हो गया, संस्कृति का आदान प्रदान हो गया। बस ये सब लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमणकारी के बारे में क्या लिखेंगे? चलिए यूनानी आक्रमणकारी के बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब यूनानी आक्रमणकारी के बारे में तो बताया भी है। कौन था यूनानी आक्रमणकारी? सिकंदर का आक्रमण कहते हैं, ये मकदूनिया का आक्रमण कहते हैं, या किसका आक्रमण कहते हैं, या यूनानी आक्रमण कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि यूनानी आक्रमण में मुख्य रूप से सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। ये तो पूरा कहानी बताई है। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया जो यूनान के मकदूनिया का राजा था, और इसका पिता का नाम था फिलिप और इसके गुरु जो थे वो अरस्तु थे।
और अरस्तु ने इसको कई तरह की शिक्षाएं दी। अरस्तु ने इसको कई तरह की शिक्षाएं दी थी। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अरस्तु ने कई तरह की शिक्षाएं दी थी, साइड में लिख देते हैं, अरस्तु द्वारा दिया गया शिक्षा, लिख दिया ना, अरस्तु द्वारा दिया गया शिक्षा, अरस्तु द्वारा सिकंदर को दिया गया शिक्षा। ऐसे करके पहला लिख देंगे विज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा दर्शन और चौथा लिख देंगे इतिहास। ये सब दिया था शिक्षा, ये सब चीज की शिक्षा दिया था, ध्यान रखिएगा। इतिहास, भूगोल, तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी एग्जाम में डायरेक्ट देखेगा, समझेगा ये तो डायरेक्ट लिख दिया अरस्तु वाला, ये सामने दिख जाएगा, तो एग्जामिनर सही नंबर दे देगा। चलिए यूनानी आक्रमण में क्या क्या लिखे थे, हाँ, इसके गुरु अरस्तु थे और अरस्तु ने इसको कई प्रकार की शिक्षाएं दी थी। ये शिक्षा लिख देंगे, उसके नीचे फिर लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। और इसने बहुत सारी युद्ध कलाएं सीखी थी, और युद्ध में रणनीति कैसे बनाते हैं और युद्ध में लड़ते कैसे हैं, युद्ध लड़ने के बेहतरीन कला इसने सीखा था, जिसके कारण ये राजा बनने के बाद पूरे यूनान को जीता। और उसके बाद पुनः इसने ईरान पर आक्रमण किया और वहां के हकमनी वंश को पूरी तरह समाप्त कर दिया, और पूरा विश्व विजेता बनने का सपना लेकर ये निकला। यूनान से विश्व विजेता बनने का सपना लेकर निकला, और कई क्षेत्रों को जीतते हुए इसका सपना था कि भारत आया जाए, और ये भारत की तरफ बढ़ने लगा। जिसके बाद भारत की तरफ बढ़ने लगा, उसके बाद चाणक्य वाला कहानी सुना है ना, ये चाणक्य वाला कहानी देखिए। अगर लंबा लिखना होगा ना, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपका हो रहा है, चाणक्य वाला यहाँ पर कहानी लिख सकते हैं। कौन सा चाणक्य वाला? चाणक्य गए थे, अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो देखे हैं तो चाणक्य उसमें बताया भी है कि चाणक्य कहाँ पर गए थे, धनानंद से मदद मांगने के लिए। और मदद मांगते ही सब लिख सकते हैं कि जब ये बात पता चला तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को, तो वो गए नंद वंश के राजा धनानंद के पास मदद मांगने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब पूरा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? ये सब लिख सकते हैं। और तो और इसमें क्या लिखेंगे, और इसमें आगे अभी और लिखेंगे। और इसने ये भारत की तरफ बढ़ा, जिसके दौरान ये 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश कर गया। 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश कर गया, भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला जो क्षेत्र था, या सबसे पहला राजा तक्षशिला के राजा आम्भी ने इसकी अधीनता स्वीकार की। सबसे पहला भारत के सबसे पहला राजा जो आम्भी था, उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की, और सिकंदर ने आम्भी के दरबार से सारे राजाओं को एक संदेश भिजवाया कि खुद से आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो उसके बाद तक्षशिला के बाद इसने सिंध के राजा पुरस से युद्ध किया, और पुरस से युद्ध जीत गया। जिसके बाद पुरस को वापस उसकी जो राज्य है वो लौटा दिया, उसके बदले उसने सैनिक मदद मांगा। और ब्यास नदी के तट पर ये इसके सभी पूरी सेनाएं खड़ी थी, और ये मगध में एंट्री होने वाला था। मगध में ये लोग प्रवेश करना चाहते थे, अगर ब्यास नदी पार कर जाते तो मगध में प्रवेश कर जाते। लेकिन ब्यास नदी के अभी दूसरी तरफ से ही इसकी सेनाएं वापस यूनान लौट गई। इसके कई कारण थे, कई कारण लिखकर, और कारण ऐसे कई कारण थे, कारण लिखकर, और यहाँ पर अब लिखना शुरू करेंगे। क्यों भागे थे ये लोग? भय, दूसरा पहला में भय था, दूसरा में रोग हो गया था ना, रोग। तीसरा नंबर या भय, रोग, पारिवारिक चिंता, पारिवारिक दिखाई दे रहा है, पारिवारिक चिंता। तीसरा नंबर में क्या लिख सकते हैं, खुद से लिख लीजिएगा, पारिवारिक चिंता। और चौथा नंबर में क्या था? बाढ़ आ गया था ना। चौथा नंबर में लिख लेंगे कारण में बाढ़। यहाँ पर कई कारण थे, तो यहाँ पर ये लिख लेंगे कारण में बाढ़ लिख लेंगे। उसके बाद फिर नीचे सब ये कारण लिख लेना, फिर लिखना शुरू करेंगे। फिर नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ से लौटने के दौरान सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। तो जिसमें आप डेट लिखना है तो लिख सकते हैं 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। बस इतना हो गया, खत्म। अब नीचे लिखेंगे, नीचे तो निष्कर्ष में लिखना पड़ेगा ना। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? भारत पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था पश्चिमोत्तर भारत की छिन्न भिन्न राजनीतिक परिस्थिति। वो पश्चिमोत्तर भारत एकीकरण नहीं हो पाया था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण करने में आसानी होती थी, और कई तरह से आर्थिक महत्व को देखकर बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते थे।
बस इतना लिखकर ये खत्म हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, खत्म हो गया। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।